हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ख़त्म कर चुके हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमेशा मैं चाहता हूँ कि हर बार जब भी हम कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ दिक्कतें आती हैं, कुछ ना कुछ हमारा थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा उस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए और बिगनिंग में आपके उस थॉट प्रोसेस को क्लियर किया जाए। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने को फॉलो करो, जो बुक तुम्हें पसंद आती है उसे करो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी सही है। तो मेरा दूसरा सवाल है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है? तो बेस्ट आपके बारे में कौन जानता है, आप या मैं? तो ये ऑब्वियसली आप सबको पता है, ये आपको भी क्लियर है कि आपको खुद से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। इवन आप भी मुझे कन्वे करोगे तो पूरा ढंग से नहीं बता पाओगे अपने बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में। अगर आपसे इवन मैं टाइम टेबल भी पूछूंगा कितने घंटे पढ़ते हो, तो वो भी आप इक्का एक्यूरेट नहीं बता पाओगे। क्योंकि अब जनरली क्या होगा, लेट से आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आप बोलोगे सर मैं आधा एक घंटा पढ़ता हूँ। तो मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलते हैं। मैं बस एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ ह्यूमन नेचर कि 100% ट्रांसपेरेंसी वो हर किसी के साथ नहीं कन्वे कर सकता। तो लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये ट्राई करके देखो। तो जो स्ट्रैटेजी है आप अपने ऊपर बनाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योर सेल्फ। फिर आप ट्रस्ट करिए कि जो बुक आपको समझ आ रही है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट बुक जो आपको समझ नहीं आ रही। जो टीचर आपको समझ आ रहा है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू वेरी वेरी ग्रेट टीचर जो आपको कम समझ आ रहा है। क्योंकि एक जो चीज़ ज़्यादा समझ आ रही है वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। नाउ अब जैसे आपको डायग्राम से समझ ही आ रहा होगा, आपने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की और उसको एनालाइज किया। आपको लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है तो इम्प्रूव करो, और लग रहा है वो गलत है तो चेंज करो। तो हुआ क्या, आपने स्ट्रैटेजी को ट्राई किया और ट्राई करने के बाद क्या हुआ, यू कैन से ट्राई करने के बाद आपको लगा कि रॉन्ग है। फिर आपने दूसरा रास्ता अपनाया, फिर ट्राई किया। अब यही सक्सेस का फॉर्मूला है, ये लाइफ में भी एप्लीकेबल है और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो बस आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई योर स्ट्रैटेजी, टेस्टेड, वेरीफाई करिए, और अगर गलत लग रहा है तो चेंज करिए, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करिए। तो अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास यही टाइम रह गया है, मतलब हम इसमें ही टाइम वेस्ट करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कोई दूसरा भी आपको जो स्ट्रैटेजी बताएगा उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, चाहे खुद पे भरोसा करके चलना है या किसी दूसरे पे, चीज़ें दोनों ही काम करेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्शन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए आपके लिए सही डायरेक्शन कौन एनालाइज कर पाएगा बेटर, यू एंड समबडी एल्स? हम तो एक गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब वी कैन जस्ट से कि आपने जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। बट अब वो आपको वेरीफाई करना है कि वो जो उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो क्या होगा, कोई मदद नहीं मिलने वाली। जैसे बिगिनिंग में होता है, बच्चे मोल कॉन्सेप्ट, जैसे ये मैं सबसे ज़्यादा बात इसी चैप्टर में इसीलिए समझा रहा हूँ, बच्चे मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता। तो रीज़न क्या है, जो मैंने एनालाइज किया है रीज़न वो ये है कि बच्चा मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सोच के करता ही नहीं है। वो बीच में अपने आप को 30 मिनट से 1 आवर देता ही नहीं है कि मैं समझ लूँ व्हाट इज़ मोल कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन ऐसे हैं क्यों। वो उन्हें सोचने की कोशिश ही नहीं करता। तो अब सोचने की कोशिश नहीं करता है तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी बच्चों का यहाँ से जवाब आता है कि सर अगर हम सोचेंगे एक क्वेश्चन 1 घंटे में होगा तो दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ आप मोल कॉन्सेप्ट के सोच सोच के एक दिन में 4 क्वेश्चन करिए, आपको 4 कॉन्सेप्ट समझ आए एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है और पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। तो अब मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे, एनसीईआरटी के परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस बड़े ही ईजी हैं, जिसका भी परसेंटेज पूछा जाएगा। लेट से मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ और कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप कैसे निकालोगे। मान लो मेरे से बोला जाता है कि C6H12O6 ये है एक कंपाउंड ग्लूकोज, इसमें आप कार्बन की परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, किसका, ग्लूकोज का। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना आप सीख चुके हो, कैसे, 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 6 कार्बन का कितना है मल्टीप्लाई
फिर हाइड्रोजन 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो 1 इंटू 12। फिर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप क्या करेंगे, इसको पूरे को ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या मिल रहा है देखो 72। आई गेस टेबल सबको याद है, 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल ऐड किया आंसर कितना आ गया 180 ग्राम। अब क्या होता है, हमारा ध्यान रहता है फॉर्मूला बता दो और कर लो। ये चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ही बिना समझे करोगे तो कई बार ये नहीं पता चलता कहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है। इसलिए पहली बार तो समझ के ही करना है आपको। क्या करना है, समझ के। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब बताइए इसमें मास ऑफ कार्बन कितना प्रेजेंट है, कैन यू फाइंड, बता सकते हो? तो मास ऑफ कार्बन कितना है, इसके अंदर कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो यू कैन से टोटल मास ऑफ कार्बन है 12 इंटू 6। तो समझ आ गया कितना हो गया 72 ग्राम। 72 ग्राम मास ऑफ कार्बन है। अब अगर आपसे बोला जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालिए, तो आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे कितना वेट कार्बन का प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, वेट ऑफ कार्बन इन गिवन कंपाउंड। ओके, देन अब डिवाइडेड बाय टोटल वेट, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा स्मॉल लिख देते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, तो यू कैन से गिवन वेट ऑफ कार्बन, ठीक है, गिवन वेट नहीं, वेट ऑफ कार्बन, सेंटेंस छोटा करने के चक्कर में वेट ऑफ कार्बन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कंपाउंड जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक ही, डिवाइडेड बाय, फिर इसको हमने डिवाइड किया किससे, यू जस्ट डिवाइडेड बाय, डिवाइड के लिए किससे डिवाइड किया हमने, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो गिवन कंपाउंड है, जरूरी नहीं है वो कंपाउंड ऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो सकता है, बार बार मेरे मुंह से ऑर्गेनिक निकल रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 100 बोलो। तो परसेंटेज निकालना तो आप बचपन में ही सीख चुके हो, नहीं तो इस ईजी है, तो फॉर्मूला याद हो या ना हो आप इजीली वैल्यू लिख सकते हो। तो वैल्यू क्या है आपकी, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, कार्बन कितना था देखो जरा कितना था, 12 इंटू 6 72, तो 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इन दिस वे आपको समझ आया कि यू कैन ईजिली फाइंड परसेंटेज। अब इसके बाद तो मैथमेटिकल है, आपको बस 500 तक पहाड़े याद होने चाहिए, आप इसे ईजिली कर लेंगे। तो जैसे अब कैलकुलेशन करके दिखा दें अगर हम, तो 9 का टेबल, मेरे को तो 500 तक पहाड़े याद नहीं है, तो आप याद कर लेना क्योंकि आपको पेपर देना है। तो 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 8/20। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसके बाद इसको और सॉल्व कर रहे हैं, 0 से 0 गया 2 4, तो यू कैन से 40% इसमें कार्बन है। सेम वे अगर इसी तरीके से क्या आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर हम। हाइड्रोजन कितना है, इसके अंदर हाइड्रोजन है 12 एटम्स, एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैलकुलेशन करते हैं तो डायरेक्टली हमें समझ आ रहा है कि ये किससे जा रहा है 6 से, 6 2 ज़ा 12, या इसे हाँ ठीक है 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 30, ये कैंसिल हो गया, तो 20/6, 20/6 कितना होता है, तो यू कैन से इट इज़ 6.66%। अब बताइए परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, तो अब आप क्या करोगे, फटाफट सोचोगे सर अब तक तो हम जैसे निकालते हैं वही तरीका आसान है, तो अब आप क्या करने वाले हो, आप जल्दी से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दोगे। ऑक्सीजन इसके अंदर कितना है, 6 ऑक्सीजन के एटम है, यानी कि यू कैन से 96/180 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड फाइन। ये सही तरीका है, बट एग्जाम में और ज़्यादा आसान क्या है, अगर आप क्या करते, अगर आप सीधे 100 में से माइनस कर देते, क्योंकि कंपाउंड में 3 ही आइटम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो सिंपली 100 थोड़ा सा पॉज लो, सोचो कि 3 ही चीज़ है, 2 निकाल चुके हैं, तो 100 में से अगर वो हम माइनस कर दें तो वी कैन गेट अवर आंसर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको देखना है कि क्या आपने आंसर अपना सही चेक किया है या नहीं, मतलब अगर इसे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें, इसे
6 है, तो 6 पॉइंट लेट से इसे राउंड ऑफ करके हमने क्या लिख दिया 6.67, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 40 में से हमने इसको क्या किया माइनस कर दिया, पूरा मतलब 46 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 53.33। तो जस्ट वेरीफाई दिस कि क्या ये आंसर ऊपर सॉल्व करके देखिए करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो परसेंटेज की कोई भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो एक और जैसे हम और ऐसे सिंपली मैं बोलूँगा कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए और कि परसेंटेज आपको बताना है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का इन शुगर। शुगर बोलें या सुक्रोज बोलें एक ही बात है, शुगर और सुक्रोज। फॉर्मूला क्या है C12H22O11। ओके, तो यहाँ पे आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। अब एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो मैं तो सिंपली बोलूँगा एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, बहुत ही सिंपल रेशियो, और वो बिल्कुल वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा बिटवीन 2 और मोर एटम्स जितने भी उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो कर रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब आता है क्या दो डिफरेंट कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो एक रेशियो बता रहा है, तो इट कैन बी सेम ऑल्सो, रेशियो हमेशा सेम भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, लेट्स सी हमारे पास है C2H6, ठीक है, देन फिर हमने लिखा C4H12। अब आप देखिए दोनों कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है, बट अगर इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो, तो दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो CH3 है। मतलब यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने बात समझी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। मतलब अगर आपसे कोई स्टेटमेंट बोलता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप बोलोगे यस इट इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है C2H6 एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C4H12 एक अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट स्टिल आप कह सकते हो कि यस इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम है। ओके, सेम वे एक और एग्जांपल लिखते हैं। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है C6H6 जिसे आप बेंजीन बोलते हो, दूसरा कंपाउंड है C2H2 जिसे आप एसिटाइलिन बोलते हो। हम सब जानते हैं, 10 तक भी हमें पता है छोटी छोटी बातें, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, एसिटाइलिन इज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यू कैन से ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, लेकिन इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। व्हाट इज दिस, दिस इज CH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम। आ गई बात समझ। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अब आप डेफिनेशन पढ़ें जो NCERT बोलती है। NCERT रीडिंग इज वेरी मस्ट। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. The point to be focused, simplest सबसे important चीज़ है, simplest word पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो let's focus on simplest whole number ratio of various atoms। जितने भी atoms present हैं किसी compound में उनका simplest ratio empirical formula होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में कुछ ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल कर दो। लेट्स से ऑब्जेक्टिव में आंसर गिवन है C2H6, हटा दो, मत देखो उसको, क्योंकि वो अपने आप में सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। तो आप इसे एग्जाम में, कंपटीशन में या स्कूल में या मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आ रहा है राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो क्या करना है, पहले 4 ऑप्शन देखने हैं और देखना है कि उसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा है। जनरली चारों नहीं होते, तो अब आप कई बार किस्मत अच्छी होती है, एक ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, तो कैलकुलेशन का टाइम भी बच जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ते ही एक बार ऑप्शन को देख के इन चीज़ों को एनालाइज करने की बिगिनिंग से हैबिट डालो। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है एग्जैक्ट, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एग्जैक्ट
नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एग्जैक्टली प्रेजेंट है एटम्स, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। ठीक है, एंड यहाँ से हमने एक बात कंक्लूड की है। क्या कंक्लूड किया है हमने ये कंक्लूड किया है टू डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो बताते हैं कि एग्जैक्टली उस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। लेकिन उनका क्या हो सकता है उसका, कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। क्या होगा, सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। देखा जाए तो डेफिनेशन से ही बनी है, तो आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन समझ आ गई। एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, मोलर मास है, उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों निकालना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं चाहता हूँ, ये क्वेश्चन टफ नहीं है। अब जैसे बच्चा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले क्वेश्चन जनरली डाउट पूछता है, तो मैं उसे बोलूँगा एक्चुअली ये डाउट नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लर्न करना है एंड प्रैक्टिस करना है। मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब आप क्या करो, सबसे पहले फॉर्म अ टेबल। जस्ट आप एक टेबल क्रिएट करिए। ठीक है, अब आप जैसे ही टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो उसमें बनाएंगे डिफरेंट, वो ऑब्वियसली हमेशा जो पहला नंबर होता है वो सीरियल नंबर होता है। मतलब आप ये देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेबल अगर याद है तो एम्पिरिकल फार्मूला इजी है। तो अब देखिए, मैं आपको बताता चलूँगा क्या अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, क्या लर्निंग का पार्ट है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकालने का तरीका है ना, ये प्योर लर्निंग पार्ट है। अगर आपको स्टेप्स याद हैं, ठीक है, अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो आप इजीली कर लेंगे। आ रही है बात समझ? तो लर्निंग ऑफ स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप हर बच्चे को याद रहेगा कि सीरियल नंबर लिखना है कि कितने कंपाउंड्स हैं। लेट से हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन है। तो हमने क्या लिखा पहले स्टेप में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, दूसरे स्टेप्स में एकदम क्लियर है कि सिंबल लिखेंगे। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज। हम लिखेंगे कितना परसेंट गिवन है। तो परसेंटेज देखिए, हाइड्रोजन की 4.07, कार्बन 24.27, कार्बन एक बार देख लेते हैं, कार्बन 24.27, हाइड्रोजन 4.07, 24.27, 4.07 और यहाँ से हमें दिख रहा है कि वो 71.65। तो परसेंटेज, अब परसेंटेज में जैसे ही वर्ड, हम ध्यान से सुनना मेरी ये बात, जैसे ही हम ये बोलते हैं पर 100, जैसे ही हम पर 100 वर्ड बोलते हैं, मतलब फिक्स हो गया कि हम 100 ग्राम में वो कंपाउंड्स का वेट मेंशन है। मतलब ये फिक्स है कि जो वो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका मास 100 ग्राम है और उसके अंदर कार्बन 24.27 ग्राम है, हाइड्रोजन 4.07 ग्राम है और क्लोरीन 71.65 ग्राम है। ये चीज़ हमें एकदम क्लियर हो गई। तो जब मेरे को गिवन मास, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ मुझे इनडायरेक्टली गिवन मास पता है। क्या पता है? गिवन मास। अब मुझे उसके बाद क्या चाहिए, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास का सिंबल क्या होता है, ए। तो मोलर मास क्वेश्चंस में मेंशन होगा आपको, कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर, गिवन मास क्या है, परसेंटेज, और मोलर मास क्या है, ए। तो बस अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप याद रखना है सिंबल, सीरियल नंबर सॉरी, फिर सिंबल, सिंबल के बाद आप क्या करेंगे, परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद क्या लिखेंगे, मास। ओके, अब परसेंट कितना है, 24.27 बाय
12, 4.07 बाय 1, 71.65 बाय 35.5। अब आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली समझ आ रहा है कि 24.27 जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली 2, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.07। ये तो इक्वल ही है, अप्रॉक्सली 1 से डिवाइड करना सबसे आसान काम है मेरे लिए, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2। जब आप ये नंबर निकाल लेंगे उसके बाद आपके पास काम होगा सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का। ध्यान से सुनो, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये तो निकालना ही है, पूछो क्यों, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूले की तो डेफिनेशन यही थी कि सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन 2 और मोर एटम्स इन अ कंपाउंड। तो डेफिनेशन में बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, याद हो जाए, तो इसलिए ये तो था मोल्स प्रेजेंट है, बट मुझे रेशियोज चाहिए इनके बीच में। अब ये रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, 4.07 और 2 में सबसे छोटा 2 है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है सबको 2 से डिवाइड करना है। तो 2, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब मैं 2.02 बोल सकता हूँ। तो 2.02 डिवाइडेड बाई 2, 4.07 डिवाइडेड बाई 2, और 2 अप्रॉक्सीमेटली लिया था बाई 2, तो ठीक है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और ये 1 आ गया। सो व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का आपसे अगर पूछा जाए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हमें क्लियर हो गया कि एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो, जो हम निकाल चुके हैं। अब आप बताइए, आप में से जितने बच्चों को एम्पिरिकल फार्मूला टफ लगता है न्यूमेरिकल, वो ये स्टेप्स 5 बार लिख के देखो। तो मैं यहीं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा रिकॉल एंड लर्निंग पावर चाहिए। तो आप 5 टाइम्स लिखिए, टेबल 5 बार बना दो, 5 बार टेबल बनाने से आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। बाकी कैलकुलेशन और ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप फटाफट रफ वर्क करेंगे आफ्टर द लेक्चर। 5 बार ऐसे कॉलम बनाएंगे फटाफट कि पहले सीरियल नंबर, फिर आपको सिंबल्स, फिर परसेंटेज, फिर मास, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, देन सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, CH2Cl। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH2Cl। तो यहां तक हमने जो स्ट्रेटजी यूज की है, किसकी यूज की है, टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं है, दिमाग को बड़ा क्वेश्चन टफ लगता है, टफ में और लेंदी क्वेश्चन में डिफरेंस करने की आदत डालो धीरे धीरे। अब ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और जिन भी बच्चों को एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में प्रॉब्लम आ रही है, मैं यही बोलूँगा कि बार बार आप क्या करिए, इसको देखिए। अब टेबल आपने 5 बार लिख ली, याद हो गया। अब अगला स्टेप, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के स्टेप्स अब आगे हैं। तो क्या करोगे, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करना है। तो बस आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया। हाउ, आपने वैल्यूज लिख ली फटाफट, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 35.5। ठीक है, तो आपने क्या किया, 35.5 में 12 + 2 मतलब 14 को ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला, 49.5 ग्राम। नाउ अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको निकालना होता है n। n एक वो नंबर होता है जिससे एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। ध्यान से सुनो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n से अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करो। अब ये n है क्या चीज़, ये एक वो नंबर है जिससे एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। कैसे, फ्लैशबैक में चल के समझते हैं। फ्लैशबैक में हमने एक बात समझी थी, जैसे इसका एम्पिरिकल फार्मूला था CH3। इस CH3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो C2H6 बन जाए, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये n वही नंबर है, ये n वो कॉमन नंबर है जिसमें एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए। ऐसे ही CH3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाए, किससे, 4 से। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4। तो आपको क्या समझ आया, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्योंकि n की वैल्यू डिफरेंट थी इसीलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट आया। मतलब n एक वो नंबर है
जो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब ये n क्या होता है देखो जरा। तो यहां पे हमें ये बात समझ आई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला वेयर n इज अ इंटीजर या कॉमन मल्टीपल। अब ये मल्टीपल आप निकालोगे कैसे, हाउ, कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालेंगे हम इसको, देखो n होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। जो भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है, अगर आप उसको इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, इंपीरिकल फॉर्मूला मास से, तो क्या होगा देन, तो इस केस में आपके पास n आ जाएगा। क्योंकि इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में देखा जाए तो फर्क किस चीज़ का है, मोलर मास, कुछ टाइम्स का ही तो फर्क है। समझने की कोशिश करो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए CH3 का मोलर मास बताओ, तो आप बोलोगे CH3 का, ध्यान से सुनना, CH3 का मोलर मास है 12 + 3 15। फिर पूछा जाए C2H6 का मोलर मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे 30। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल फॉर्मूला मास में वही n का डिफरेंस है। तो वो n आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मॉलिक्यूलर मास नोन हो। और कभी भी आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे तो आप देखो इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास जरूर मेंशन होगा, 98.96 और 49.5 इज योर इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो आपने कैलकुलेट कर लिया 98.96 and 49.5 is approximately 2. So what is your empirical formula? empirical formula था हमारा CH2Cl। तो पहले तो हम आपको फॉर्मूला ही लिख दें दोबारा, तो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकाल चुके हैं, क्या है, CH2Cl। क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला, CH2Cl है, मल्टीप्लाई बाय n। n क्या है, नंबर जिसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, अब देखो ऐसे मत लिखना 2C2H2Cl, ये गलत हो जाएगा। ये 2 नंबर ऑफ फॉर्मूले की डेफिनेशन पे जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या थी, रेशियो ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो अब आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 2 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सजेशन दिया है, ये बिल्कुल भी दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीधे आपको स्टेप्स लर्न करने हैं, दैट्स इट। तो आफ्टर द लेक्चर आपको ये स्टेप्स 4-5 बार लिख के देखने हैं, ये होमवर्क है, ये जरूर करना है, तभी आप इसके क्वेश्चंस करोगे। नहीं तो बच्चे हमेशा ये डाउट पूछते हैं, सर कभी भी न्यूमेरिकल है सर ये बता दो, रीज़न ये स्टेप्स नहीं पता है, अब ढूंढेंगे नोट्स बनाएंगे, इसमें दिक्कत है। तो आप क्या करो, फटाफट ये स्टेप्स एक जगह लिख लो, ठीक है। स्टेप 1 मतलब टेबल ही बनानी है, सीरियल नंबर, फिर सिंबल, फिर परसेंटेज, फिर मास, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो एंड दैट्स इट। तो ये फिर उसके बाद फॉर्मूला निकालने के लिए n निकालना है। n कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पीरिकल। यहाँ भी बच्चों को डाउट आता है, ऊपर क्या लिखें, देखो बॉडी सिंपल सी बात है, n की वैल्यू <1 तो होगी नहीं, और ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर स्कूल का बोर्ड एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो सीधी सी बात है, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर। तो अगर यहाँ डाउट आ रहा है तो वो डाउट ऐसे ही ख़त्म कर लो, कुछ भी ऊपर लिखना, जो बड़ा होगा वही लिखना है। और अगर आपका इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले से बड़ा आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो, ये भी समझ जाना है। n आ गया आपका, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप n कैलकुलेट कर पाए तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे, जो क्या होगा n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, सॉल्व इट। तो इस तरीके से हमने NCERT का इक्वेशन सॉल्व किया, व्हाट आर इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। नाउ अब और आगे चलते हैं, स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, यहाँ अब आपको सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री या व्हाट आर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइशियो का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑन केमिकल रिएक्शंस, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब है मेजरमेंट इन्वॉल्विंग केमिकल इक्वेशंस।
तो मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लेक्चर बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि मेरे को बीच में चुटकुले कहानी वगैरह सुनानी नहीं आती और बच्चे बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैंने सोचा लेक्चर की लेंथ छोटी कर देते हैं, ताकि जब बच्चे एक लेक्चर के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ठीक है, वैसे वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है, जस्ट ये है कि आपका वो जो क्या बोलते हैं साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अटेंशन स्पैन जनरली, जो अटेंशन स्पैन है वो 10 to 15 सेकेंड्स होता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो फोकस कर सकते हैं वो जनरली 30 to 40 मिनट्स वेरी करता है। इसीलिए बोलते हैं कि लेक्चर्स जब बिगिनिंग में होते थे तो 40 मिनट्स के ही होते थे। तो वी विल डिस्कस दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो सो वी एंड हियर, थैंक यू।